नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर 10 और 11 मई की दरमियानी रात ऐसा क्या हो गया कि ये तय कर लिया गया कि जो भारत में सत्ताधारी दल है और जिनकी अगुवाई में सरकार चल रही है उनको अब सत्ता से हटा देना होगा। और उसके लिए बाकायदे त्रिस्तरीय योजना बनी कि कुछ भी हो जाए, इस व्यक्ति को जो इस समय भारत को आगे लेकर चल रहा है इसे हटाना ही होगा। तब अब प्रश्न ये उठता है, पहला कि उस रात हुआ क्या था, यह जानना बड़ा जरूरी है। तब हम ये समझेंगे कि जो त्रिस्तरीय योजना बनी वो क्या है और कैसे इसमें फिर आईएसआई को इन्वॉल्व किया गया, कैसे सीआईए ने सुपारी दी कि भारत में जो एक्टिविटी है उसको बढ़ाओ। लेकिन ये सब बातें बाद में, पहले 10 और 11 मई की दरमियानी रात को जानना बड़ा जरूरी होगा। वो इसलिए क्योंकि इस रात 2 घटना हुई और इस 2 घटना ने पूरी दुनिया को और खास तौर से दुनिया का जिसे हेड कांस्टेबल कहा जाता है वो हिल गया। तो पहले ये जानते हैं कि उस रात हुआ क्या। पहली घटना, नूर खान एयरबेस उड़ा दिया गया, भारत ने ध्वस्त कर दिया। और ये वो एयरबेस है जो पूरी तरह से अमेरिका की निगरानी में है, यानी वहां सब कुछ जो इक्विपमेंट वगैरह है वो सब अमेरिका के लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए हैं और वहां अमेरिका क्यों बैठा हुआ है, उसका कारण है जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, वो सब वही है, पूरा जखीरा उसी के आसपास। तो अब उसकी निगरानी की जिम्मेदारी अमेरिका खुद ले रखा है, तो वो कैसे करेगा, तो अपना साजो सामान जो है उसने नूर खान एयरबेस पे उतार रखा है। अब इस एयरबेस को निशाना बनाया जाता है। बड़ी चीज ये है कि निशाना सिर्फ गया ही नहीं, ध्वस्त हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका, जिसे तकनीकी रूप से दुनिया का सबसे उन्नत देश माना जाता है, अब आप देखिए कि उसके सामने क्या संकट खड़ा हो गया कि उसका सारा टेक्नोलॉजी धरा रह गया और ब्रह्मोस जो है वो आया और नूर खान एयरबेस उड़ा दिया। ये घटना जो हुई इसने अमेरिका और वहां का जो पूरा डिफेंस है, आप कहें कि इंडस्ट्री, उसको हिलाकर रख दिया कि भाई ये कैसे हो गया। दूसरी चीज क्या हुई, दूसरी चीज ये हुई कि F-16 को गिराया गया। अब इन 2 घटनाओं ने न सिर्फ अमेरिकी डिफेंस लॉबी को हिला दिया, बल्कि जो वो वहां राष्ट्रपति हैं ट्रंप साहब, उनकी भी आप एक तरह से कहें कि कुर्सी हिल गई। और फिर वहीं से जो है चीजें बदल गई। नहीं तो यही डोनाल्ड ट्रंप है, जब आए तो भारत में बड़े हर्ष का माहौल था। कहा गया कि साहब अब तो जो बाइडेन गए और उनकी वजह से जो दुश्वारियां झेलनी पड़ रही थी वो अब दूर होंगी, डीप स्टेट इनएक्टिव होगा। लेकिन जो आशा की जा रही थी उसके विपरीत चीजें होने लगी। ऑपरेशन सिंदूर की उस दरमियानी रात के बाद क्यों होने लगी, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि पिछले 10 सालों में जिस तरह से आत्मनिर्भर बना भारत, वो अमेरिका को खटकने लगा, चूंकि ये अमेरिकी हित के खिलाफ हो गया। अब भाई आप अमेरिका के एयरबेस को, यानी जहां अमेरिका का सारा साजो सामान हो नूर खान में, उसको आप ध्वस्त कर दें, उसके लड़ाकू विमान को बनाए हुए आप ध्वस्त कर दें, तो जाहिर सी बात है कि आपकी तो सुपरमेसी साबित हो गई। अब जब आपकी सुपरमेसी साबित हो गई तो इनका सामान कौन खरीदेगा? एक तो महंगा है, दूसरा अच्छा भी नहीं है, क्योंकि भारत जो है इनको उड़ा दे रहा है। तो इसलिए अब ये हो गया कि भाई इनको हटाओ। अब इनको हटाने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि सीआईए ने आईएसआई को कहा कि अब लग जाओ। एक काम तो ये शुरू हुआ। दूसरा क्या हुआ कि जो औद्योगिक घराने हैं उनका गला पकड़ा जाने लगा कि जब जो भारत के उद्योगपति हैं, अगर उनके हितों पर कुठाराघात होगा तो जाहिर सी बात है फिर वो क्या करेंगे, वो यही करेंगे कि जो सरकार है उस सरकार के खिलाफ जो लोग हैं, यानी जो विपक्ष है और जो लोग इस सरकार को देश में हटाना चाहते हैं, उनको फंड वंड करेंगे
और एक ऐसी परिस्थिति खड़ा करेंगे कि सरकार गिर जाए। यही परिस्थिति खड़ा करने की कोशिश हुई जब धनखड़ साहब जो है उपराष्ट्रपति हुआ करते थे, तब यह कोशिश हुई, लेकिन यह कोशिश नाकामयाब रही क्योंकि भारत सरकार को पता चल गया। तब साहब दूसरी कोशिश हुई, वो ये कि अब जब इन्होंने उपराष्ट्रपति, पहले तो इन लोगों का अंदाजा ही नहीं था कि इस्तीफा ले लिया जाएगा। जब इस्तीफा ले लिया गया तब पैनिक क्रिएट हो गया। अब यह हुआ कि साहब अब दांव लगाइए सांसदों पर और ऐसा कर दीजिए कि उपराष्ट्रपति के चुनाव का जो नतीजा आए उस नतीजे में कुछ भी हो, जो एनडीए का उम्मीदवार है वो भले ही जीत जाए, लेकिन जो वोटों की संख्या है वो कम रहे। तो इससे जो है एक मोमेंटम की परिस्थिति बनेगी नरेंद्र मोदी के खिलाफ। और इसमें एक तरह से कहा जाए कि बड़ी लंबी तैयारी थी कि कई सारे जो है सांसद भी तोड़ लिए जाएंगे, लेकिन क्या हुआ कि वो तारीख भी निकल गई। ये इनसे बड़े खिलाड़ी जो है वो आप एक तरह से कहें कि भाजपा के चाणक्य निकले और इन लोगों की पूरी रणनीति धरी की धरी रह गई। वो तो 35-40 उधर से ही तोड़ के ले आए, तो यहां भी ये लोग विफल हो गए। अब एक तरह से कहा जाए कि ये उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि ऐसे कैसे हो गया भाई, हमने उद्योगपतियों का गला पकड़ा और ये उद्योगपति भी कुछ नहीं कर पाए। चूंकि आप गला पकड़ रहे हैं तो यहां भारत सरकार जान रही है, भारत सरकार ने समझाया कि उनके पाले में खेलोगे तो निपट जाओगे, भाई सरकार तो यहां है ना। तो खैर वो जो उनका इरादा और कोशिश रही वो नाकामयाब रही, 2 अटेम्प्ट में फेल हो गई है। तीसरा अटेम्प्ट ये हुआ कि अब कोई और चारा नहीं है, एक तरह से वैसी परिस्थिति पैदा की जाए जैसी परिस्थिति भारत के पड़ोसी मुल्कों में हुई। अब इसके लिए क्या करना है, इसके लिए जो जगह जगह देखिए कोई भी सरकार है तो उसके खिलाफ नाराजगी होती है, ये कोई नई बात नहीं है। और अगर नरेंद्र मोदी की सरकार है तो नाराजगी का आलम यह होता है कि वो सबसे ज्यादा रहती है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो विपक्ष में है उनको कभी आदत विपक्ष में रहने की रही नहीं, और जो उनका इकोसिस्टम है वो भी मलाई खाने का आदी रहा है। तो अब वो बेचारा लंबे समय से बाहर है क्योंकि उनके जो आका हैं वो भी बाहर हैं। तो अब ये हुआ कि ये लोग तो हमेशा जुटे ही रहते हैं बाँह चढ़ाकर कि कुछ मिल जाए बस हम क्रिएट कर देंगे। तो उस तरह की परिस्थिति क्रिएट करने की कोशिश हुई, और वो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विपक्ष का जो है कोई अलंबरदार नेता किसी से मिलकर यहां तख्ता पलट करना चाह रहा, मैं एकदम ये नहीं कह रहा हूं। मेरा कहना यह है कि जब आसपास जो घटनाक्रम चल रहा है उस घटनाक्रम को देखते हुए कुछ झूठ और कुछ फरेब तैयार किया गया, उसको पूरा चाशनी वगैरह लगाई गई कि साहब वोटों की हेरा फेरी का मसला उठा लिया जाए। देखिए अब वो ये मामला बड़ा होता भी नहीं, लेकिन इसको बड़ा किया गया। इधर इसे बड़ा किया जा रहा था, उधर जो एक तरह से कहा जाए कि डिस्ट्रेस था, जो थोड़ा बहुत नाराजगी थी, उस नाराजगी को कैश करने के लिए आईएसआई को लगा दिया गया। चूंकि एक चीज ध्यान रखिएगा कि उपराष्ट्रपति चुनाव के दरमियान सीआईए ने कोशिश की थी तकरीबन 35 से 40 सांसद तोड़ने की, लेकिन वो विफल रही थी। उद्योगपति जो कोशिश किए वो भी विफल रही। तो अब एक ही तरीका था कि एजिटेशन पैदा किया जाए, और जब एजिटेशन पैदा होगा तब सरकार के लिए मुसीबत बढ़ेगी। तो ये एजिटेशन जो है इसको हवा दी जाने लगी, यहां तक कि जो लोग सत्ता से बाहर हैं वो इतना कुलाए हुए हैं कि उन्होंने जन जी से जो है वो आवाहन भी कर दिया, बस किसी तरह से कुर्सी मिल जाए और ये नरेंद्र मोदी हट जाए। अब जन जी से उन्होंने आवाहन कर दिया, आवाहन करने के बाद भी बात नहीं बनी। क्यों? क्योंकि उसके तुरंत बाद जब 18 सितंबर को आवाहन होता है जन जी का, उसके दूसरे रोज जिस तरह से नतीजे आते हैं, उन नतीजे किसके? छात्र संघ चुनाव के, यानी जहां युवा अपना नेतृत्व चुनते हैं, तो वो युवा किसको चुन रहे हैं? वो युवा तो परिषद के लोगों को चुन रहे हैं। यानी जन जी की आवाज भी जो लगाई गई वो जन जी ने नहीं सुना, क्योंकि जन जी को लगा कि इनके सुनने का क्या मतलब है, खारिज कर दिया गया। तब एक ही तरीका था, वो ये कि उस डिस्ट्रेस को जो जमीन पर है उसको किसी तरह से आकार दिया जाए,
और अगर आकार देने में पॉलिटिकली जो एक्टिव लोग हैं अगर उनको भी इन्वॉल्व करना पड़े तो किया जाए। साहब यही प्रयोग जो है वो शुरू हुआ और अभी आप जो देख रहे हैं ना तमाम जगह की ये हो रहा है वो हो रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण यही है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आईएसआई एक्टिव है? लद्दाख में जो हुआ उसके पीछे कौन लोग हैं, ये बात अब खुलकर सामने आ गई है, क्योंकि वहां के जो पुलिस अधिकारी हैं वो बता रहे हैं कि उसमें नेपाली भी थे, उसमें पाकिस्तान से जुड़े हुए लोग भी थे। अब ये लोग कैसे आ गए भाई? नेपाल की क्रांति कौन कराया है? नेपाल में जो हुआ है वो सीआईए ने करवाया है। ये वेल नोन, आप ये कहें कि या मैं कहूं कि ओपन सीक्रेट है, खुला रहस्य। तो वो नेपाल के लोग यहां क्या कर रहे थे? पहला सवाल। दूसरा सवाल, इसमें फिर आईएसआई ये पाकिस्तान का जो एजेंट है वो कैसे पकड़ा गया? वो कहां से इसमें आ गया? इसका मतलब ये हुआ कि एक ज्वाइंट ऑपरेशन चला, सीधी सी बात यह है। और इस ज्वाइंट ऑपरेशन में इन लोगों ने कई स्तर पर देखा, उद्योगपतियों का गला दबा के देखा गया, फिर सीआईए लगा कि हम कुछ सांसद वगैरह तोड़ लिए जाएं, वो भी बात नहीं बनी। फिर विपक्ष ने आह्वान दिया कि साहब हो सकता है जंजी निकल आए, तो वो बात भी चली गई, जंजी आया ही नहीं। तब ये आखिरी रास्ता था जिसके जरिए एक डिसरप्शन पैदा करने की कोशिश हुई। और वो जब कोशिश हुई तो उस कोशिश को न सिर्फ पकड़ लिया गया बल्कि जो लोग इनके पीछे हैं उनको भी आइडेंटिफाई कर लिया गया। तो कुल जमा कहानी यह है कि कोशिश जो है वो बड़ी चल रही है और ये कोशिश शुरू हुई उस रात। वो जो रात है दरअसल उसी रात ने पश्चिम या हम कहें कि दुनिया के हेड कांस्टेबल को डरा दिया। और तभी से देखिए टैरिफ ये वो तमाम सारी चीजें जो चल रही हैं उसका निशाना सिर्फ एक है कि किसी तरह से इस शख्स को हटाया जाए। अब तो फर्मा भी आ गई लपेटे में। तो कुल जमा कहानी यही है कि उस रात जो हुआ उसी के बाद यह तय किया गया कि जो व्यक्ति बैठा हुआ है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है उसको हटाना है और उसके हटाने के लिए ये तमाम योजना आकार लेने लगी। आपकी क्या राय है जरूर साझा करिएगा। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िएगा, वीडियो को लाइक करिए और खूब शेयर करिए।